शिक्षा सूत्र के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अभी संविधान से जुड़ी हुई इस श्रृंखला का अगला हमारा वीडियो है। इसमें पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी नागरिकता के संबंध में, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। तो यह जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, यह संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद के द्वारा बनाया गया। इस अधिनियम में अब तक 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं। 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं और वही संशोधन के बाद जो इसका रूप है उसी के आधार पर नागरिकता दी जाती है। इस अधिनियम में तीसरी क्या महत्वपूर्ण बात है कि इसके द्वारा नागरिकता देने की बात है और दूसरी जो बात है कि किसी की नागरिकता कैसे ली जा सकती है या किसी को नागरिकता से कैसे वंचित किया जाता है, इन दोनों बातों का प्रावधान है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। तो इस अधिनियम के अनुसार से नागरिकता देने की जो बात है वह 5 आधार पर दी जा सकती है। उन 5 बातों का जिक्र है यहाँ पे। पहला है जन्म के आधार पे, दूसरा वंश के आधार पे, तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, चौथा है न्यूट्रलाइजेशन अर्थात प्राकृतिक रूप से, और पांचवा है अगर विदेशी भूमि के अर्जन के आधार पे। तो इन पांचों की हम चर्चा अलग अलग विस्तार पूर्वक करेंगे। तो इसमें से पहला जो है जन्म के आधार पे और वंश के आधार पे, दोनों लगभग मिलते जुलते से हैं। इनमें क्या है कि कुछ डेट्स दिए गए हैं, रेफरेंस डेट। उन डेट्स को अच्छी तरह से याद करना है, बाकी समझने में बहुत आसान है और दोनों एक तरीके के आपको लगेंगे। तो पहला आते हैं जो आधार बनाया गया है जन्म के आधार पे। तो इस जन्म के आधार पे जो बात की जा रही है, इसमें वैसे लोगों के लिए बात हो रही है जिनका जन्म भारत में हो रहा है, वैसे लोगों के लिए इसमें बात हो रही है। तो इसमें बतलाया गया है कि डेट दिए गए हैं। संविधान लागू होने की तिथि का स्टार्टिंग डेट माना गया है और दूसरा जो डेट है 1 जुलाई 1987। इन दो डेट के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो खुद ब खुद भारतीय हो जाएंगे, अर्थात वैसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अब आते हैं कि इसमें जो है एक कमी महसूस की गई कि किसी का भी अगर जन्म भारत में हो और तो उसको नागरिकता दे दी जाए, तो ये तो पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें कुछ खामियां आने लगी, कुछ जो है सो उसका गलत तरीके से दुरुपयोग भी हो सकता है। तब इसमें 1992 में एक सुधार किया गया। सुधार क्या किया गया? सुधार यह किया गया कि इसमें जोड़ा गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद जिनका जन्म हुआ हो तो माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। अब जो है सो 10 साल बाद फिर इसमें सुधार किया गया कि सिर्फ माता या पिता अगर में सिर्फ एक ही भारतीय हो तो दूसरे के बारे में क्या हो सकता, दूसरे के बारे में भी कोई कुछ प्रावधान होना चाहिए। दूसरा अगर कोई भी कहीं का भी व्यक्ति हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई विदेशी से शादी कर ले और उसके लिए कोई कंडीशन ना हो। तो ये खामी इसमें उभर कर आई, तो इसको दुरुस्त किया गया 2003 में। तब इसमें कंडीशन क्या लगाया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हो रहा है तो इसमें शामिल किया गया कि दोनों माता और पिता दोनों भारतीय होना चाहिए। पहले में आया था कि कोई भी दोनों माता पिता का उसमें कुछ नहीं था, फिर एक को लाया गया कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। अब लाया जा रहा है कि दोनों भारतीय होने चाहिए, और अगर दोनों में से एक भारतीय है और एक नहीं है तो उस स्थिति में एक शर्त लगाया गया कि वैसी स्थिति में जो दूसरा होगा वह इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होगा, अर्थात भारत में अवैध तरीके से नहीं रह रहा होगा।
यह शर्त लगाई गई। इस नियम में एक जो अपवाद के रूप में इसको छोड़ा गया कि इसमें राजनयिकों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि भारत में कई देशों के लगभग हर देश के राजनयिक रहते हैं, तो उनके यहाँ जो जिन बच्चों का जन्म होगा तो उनको नागरिकता दी जा सकती है क्या? तो नहीं दी जा सकती। तो इसमें उनको अलग करके रखा गया, अलग किया गया कि राजनयिकों के बच्चों को जो है सो नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं दी जा सकती है। अब आते हैं चलिए दूसरे आधार पे, वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पे जो नागरिकता देने का प्रावधान है, इसमें वैसे लोगों की बात हो रही है जिनका जन्म भारत से बाहर हो रहा हो, भारत से बाहर जिनका जन्म हो रहा हो और वो भारतीय मूल के हों, वैसे लोगों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें भी कुछ डेट्स हैं, जन्म भारत से बाहर हो रहा हो, और इसमें क्या कंडीशन लाया गया कि जिनके पिता भारतीय हों तो वैसे लोगों को जो है सो नागरिकता दी जा सकती है। अब इसमें जो है ये तो चलता रहा, यूं ही चलता रहा, 92 तक चला। 92 में बाद में यह महसूस किया गया कि इसमें लैंगिक असमानता का भाव है, अतः इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। तब इसमें सुधार किया गया कि दोनों में लैंगिक समानता, पहले तो सिर्फ पिता के आधार पर दिया जा रहा था, अब उसको किया गया कि माता या पिता दोनों में से भी कोई भी एक हो। तो 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्म जिसका हो रहा है उनमें से यह कंडीशन लगाया गया कि माता पिता में एक भारतीय हो। ठीक है। अब है इसमें 1992 में यह कंडीशन लगाया गया। फिर 10 साल के बाद 2003 में जो है सो पुनः इसमें कुछ जोड़ा गया। तब क्या जोड़ा गया कि अब इनका जो है सो रजिस्ट्रेशन भी, माता पिता जो हैं वो तो भारतीय होंगे ही, लेकिन साथ में जो उनके जन्म का पंजीकरण भी करवाना पड़ेगा। पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन, अर्थात अब कंडीशन क्या हो गया कि विदेश में जन्म ले रहा हो जो बच्चा, उसका माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, प्लस उनके जन्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? तो उस देश के भारतीय दूतावास परिषद में उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, या केंद्र सरकार के आदेश पे कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। और जो एक और बात जोड़ी गई कि जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वो कितने दिनों के अंदर करवाना है, तो वो भी एक समय सीमा तय की गई। वो समय सीमा थी 1 साल, अर्थात बच्चे के जन्म से लेकर 1 साल के अंदर उनको ऐसा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। साथ में एक और कंडीशन इसमें जोड़ा गया कि उनके माता या पिता दोनों में से बच्चे के तरफ से जो आवेदन करेंगे उनको यह शपथ पत्र देना पड़ेगा, और उसमें यह ब्यौरा देना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा कि उनके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। पहले पिता के नागरिकता के आधार पे, फिर दोनों में से कोई एक लैंगिक समानता को लाते हुए, और अब जन्म लेने के बाद उसका 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कहाँ? भारतीय दूतावास या केंद्र सरकार के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 1 साल के अंदर, और साथ में एक शपथ पत्र भी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा, पहले 2 आधार जो हैं। अब आते हैं तीसरे आधार पे, इसमें है पंजीकरण, अर्थात रजिस्ट्रेशन के आधार पे नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। तो यह जो प्रावधान है भारतीय मूल के लोगों के लिए, POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे लोगों के लिए है। तो इसमें 5 शर्तें दी गई हैं। इन 5 शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर वह पूरा करता हो तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो अब उन शर्तों को देखते हैं। तो क्या है? पहला शर्त क्या रखा गया कि 7 साल से भारत में रह रहा हो।
अर्थात भारतीय मूल का व्यक्ति पिछले 7 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा शर्त क्या रखा गया कि वैसे व्यक्ति का पूर्वज जो हैं सो वो अविभाजित भारत के नागरिक हों। अब पूर्वज यहाँ कहने से मतलब है कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सब में से कोई भी अगर भारत की नागरिकता रखते हो, अविभाजित भारत की बात हो रही है, भारत या अविभाजित भारत दोनों इसमें शामिल होगा, अर्थात स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी। और किस भारत की बात हो रही है? अविभाजित भारत में को यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार जो अविभाजित भारत है उस भारत की नागरिकता उनके पूर्वज के पास अगर रही होगी तो वैसे लोगों के बच्चों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। यह दूसरा आधार हुआ। अब तीसरा आधार है। तीसरा आधार वैसे लोगों के लिए है जो कि किसी भारतीय से शादी करते हों और 7 साल से भारत में रह रहे हो। दो कंडीशन है, 7 साल से भारत में रह रहे हो और भारतीय से शादी कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में उनको नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा इसी में साथ में जोड़ा गया है कि बच्चे के बारे में भी है कि बच्चे को नागरिकता, अवयस्क को नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में भी है, तो उसको भी इसी कंडीशन के साथ जोड़ा गया है कि अवयस्क बच्चा जो है सो वो 7 साल से भारत में रह रहा हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवयस्क की बात हो रही है, बिल्कुल बच्चे की बात नहीं हो रही है। कम से कम वो जो अवयस्क होगा कम से कम 7 साल का वो जरूर होना चाहिए, तभी उसको ये इस क्लाउज के तहत नागरिकता दी जाएगी। तो जो अवयस्क होगा वो 7 साल से रह रहा हो और उसके माता या पिता में से किसी एक की भारतीय नागरिकता हो, तो ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब जो है सो चौथे पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि ये वयस्क के बारे में बात हो रही है कि वयस्क भारतीय मूल के जो नागरिक है उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो वयस्क होगा वह क्षमतावान होगा, अच्छे चरित्र का होगा, और क्षमतावान यहाँ कहने पर कि मतलब वो दिमागी संतुलन उसकी अच्छी होगी, तो वो बौद्धिक रूप से वो ठीक होगा और वो अच्छे चरित्र का होगा और वयस्क होगा। वो 3 हुए। और माता पिता दोनों पंजीकृत भारतीय हों, माता और पिता दोनों यहाँ पे पंजीकृत भारतीय हों। याद रखेंगे, पंजीकृत भारतीय की बात हो रही है कि पंजीकृत भारतीय हो और वह जब आवेदन जब दे रहा होगा उस समय तक वह कम से कम 1 साल भारत में रह चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता दी जा सकती है। अब आते हैं इसमें 5वीं शर्त क्या रखी गई है। तो 5वीं शर्त में यह बतलाया गया है कि वयस्क होगा, क्षमतावान होगा, अच्छे चरित्र का होगा और पिछले 5 सालों से विदेशी भारतीय के रूप में पंजीकृत होगा। विदेशी भारतीय के रूप में पंजीकृत होगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको विदेशी भारतीय के रूप में एक रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान बनाया गया। तो उस प्रावधान के अनुसार से पिछले 5 साल से अर्थात पंजीकृत करवाए हुए उनको कम से कम 5 साल हो गया हो, बीत चुका हो। और जब वैसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, साथ में वो पिछला 1 साल से कम वो भारत में रह रहा हो तभी वह आवेदन कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। चलिए, उम्मीद है कि ये समझ में आया हो। पहला वाला में 7 साल, दूसरे उसके पूर्वज मतलब माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये वाली कंडीशन। तीसरे में कंडीशन बनाया कि
किसी भारतीय से शादी कर रहा हो और 7 साल से रह रहा हो, अवयस्क के केस में भी है कि वो 7 साल से रह रहा हो और माता पिता में कोई एक भारतीय हो। फिर चौथे कंडीशन में बनाया गया कि वयस्क हो, क्षमतावान हो, अच्छे चरित्र का हो, और साथ में क्या है कि माता पिता दोनों पंजीकृत भारतीय हों और आवेदन देने के समय 1 साल तक वो भारत में रहे। और लास्ट जो कंडीशन बनाया गया, वयस्क हो, क्षमतावान हो, अच्छे चरित्र का हो, 5 साल से वो पंजीकृत विदेशी भारतीय हो और आवेदन के समय 1 साल कम से कम भारत में रह चुका हो। अब आते हैं चौथा जो आधार है, प्राकृतिक आधार पे। प्राकृतिक आधार का मतलब होता है कि वो भारत में रह रहा हो ऐसा व्यक्ति। यह मुख्यतः विदेशियों के लिए है, यह विदेशी लोगों के लिए प्रावधान बनाया गया है। वैसे विदेशी जो भारत में रह रहे हैं, मतलब प्राकृतिक उसी को कहा गया है। तो उन लोगों को किस आधार पर दिया जाए नागरिकता, उसका इसमें प्रावधान किया गया है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी शर्तें बनाई गई है। तो उन सारी शर्तों को पूरा करने के बाद ही उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो पहला जो लिखा गया है इसमें, उसमें तो यही लिखा गया है कि वही आदमी आवेदन दे सकता है जो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं हो, अर्थात अवैध तरीके से भारत में नहीं रह रहा हो, अच्छे चरित्र का हो, और वो सब चीज़ तो हर जगह होते ही है। उनका अवैध प्रवासी नहीं हो, अच्छे चरित्र का हो, वयस्क हो, क्षमतावान हो, ये बातें हैं। अब जो है सो दूसरा इसमें अब कंडीशन के बारे में, ऐसा तो वो हर व्यक्ति के साथ में ये होगा, ये तो लागू होगी कि वयस्क होगा, क्षमतावान होगा, अच्छे चरित्र का होगा और अवैध प्रवासी नहीं होगा। अब जो है सो इसकी शर्तें क्या क्या रखी गई है उस पर आते हैं। तो पहला शर्त रखा गया है कि ऐसा व्यक्ति वो जिस देश का है उस देश की नागरिकता को वो परित्याग करेगा। दूसरा कंडीशन क्या रखा गया है कि वो जिस देश का है उस देश में भारतीयों को उस आधार पे भारत नागरिकता दी जाती हो। अर्थात मान लीजिए कि कोई अमेरिका का है, अमेरिका का व्यक्ति भारत में यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है इस आधार पे, तो अमेरिका में यह प्रावधान होना चाहिए कि इसी आधार पे किसी भारतीय को नागरिकता मिलती हो तभी वह आवेदन कर सकता है। तो दूसरा यह आधार है। तीसरा है कि उसके 14 साल भारत में रहने को देखा जाएगा कि जो 14 साल रह रहा है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। उसमें से देखा जाएगा कि 11 साल वो भारत में बिताया हो, तो वो होना चाहिए। उसके बाद शर्त जो रखी गई है कि वह भारतीय जो भाषा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का जिक्र है उन भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो, ये कंडीशन रखी गई। अब जो है आगे की कंडीशन रखी गई कि वह भारतीय संविधान और भारत के प्रति निष्ठा रखता हो। सॉरी। उसके बाद एक और कंडीशन रखी गई कि वह आगे भी भारत में रहना चाहता हो। ये नहीं कि बाद में वो मतलब आज लिया और कल छोड़ दिया, वो आगे में भी भविष्य में भी वो भारत में रहना चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। सारी शर्तें पूरी करनी होंगी। अर्थात पहला शर्त क्या हुआ कि उसके अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी। दूसरा शर्त क्या है कि वो जिस देश का है उस देश में भी भारतीयों को नागरिकता देने का प्रावधान हो। तीसरे में 14 साल का देखा जाएगा, उसमें 11 साल वो भारत में बिताया हुआ होना चाहिए। उसके बाद 8वीं सूची की भाषा में से किसी एक भाषा का जानकार हो। उसके बाद एक शर्त है कि भारतीय संविधान और भारत के प्रति निष्ठा रखता हो और भारत में वह भविष्य में भी रहना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। इसमें एक अपवाद रखा गया है, यह वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए है जिनका
कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, मानव विकास और विश्व शांति में उत्कृष्ट योगदान है। अर्थात इन क्षेत्रों में उनका कुछ विशिष्ट कार्य है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार उन नियमों में छूट दे सकती है। आंशिक रूप से भी छूट दे सकती है या पूर्ण रूप से भी छूट दे सकती है। ये पूरी तरह से सरकार के इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। अब आते हैं आखिरी बिंदु पे कि विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि भारत अगर कोई विदेशी भूमि को अर्जित करता है तो वैसे जगह में जो भी वहाँ पे निवास करते होंगे, वहाँ के जो निवासी होंगे, वो भारत के नागरिक बनने के हकदार होंगे। नागरिक बनने के हकदार कब से, उनकी नागरिकता कब से मानी जाएगी? तो भारत सरकार जिस तिथि से उस राज्य को ग्रहण करने की सूचना जारी करता है, उसी तिथि से उनकी नागरिकता भी मानी जाएगी। तो ये हुए भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। अब आते हैं कि भारतीय नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है या खत्म कैसे की जा सकती है। तो इनके 3 तरीके बतलाए गए हैं। पहला तो है कि परित्याग। कोई व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से अगर वो नागरिकता त्याग करता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो परित्याग, तो वयस्क द्वारा, इसमें क्या, अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा क्या है, अप्रवासन। इसमें पंजीकृत व्यक्ति द्वारा होता है। मतलब पंजीकृत, ये नहीं, पंजीकृत कहने की जब बात यहाँ पे हो रही है तो हमेशा आप याद, नेचुरल भारतीय नहीं, जो स्वाभाविक रूप से जो भारतीय हैं उनकी नहीं। और एक बात और भी ख्याल रखेंगे यहाँ पे कि जो प्राकृतिक रूप से भारतीय हैं उनकी नागरिकता इतनी आसानी से नहीं ली जा सकती है। उन्हें जो है सो नागरिकता छीन लेने के पहले बहुत सारे कानूनी पचड़े भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो भी बात हो रही है पंजीकृत और वैसे लोगों के लिए हो रही है। तो दूसरी पे जो बात हो रही है कि पर्यावसन के द्वारा, तो ऐसे नागरिकता, मान किसी अन्य देश की वो नागरिकता ले लेते हैं तो भारत सरकार वैसे लोगों की नागरिकता स्वतः खत्म कर सकती है। इसमें यही है। अब आते हैं तीसरा और सबसे वंचित किया जाना। वंचित किए जाने का मतलब है कि राज्य द्वारा उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा रहा है या छीन लिया जा रहा है। तो यह किन स्थितियों में होता है? तो कोई व्यक्ति पिछले 7 साल से भारत से बाहर रह रहा हो तो वैसे व्यक्तियों की नागरिकता छीनी जा सकती है, खत्म की जा। दूसरा है युद्ध के समय अगर शत्रु पक्ष का कोई समर्थन कर रहा हो तो वैसे व्यक्तियों की भी नागरिकता छीनी जा सकती है। और भी इसमें कि कोई कपट पूर्वक कहने का मतलब है फ्रॉड करके, फर्जरी करके भारतीय नागरिकता, गलत डॉक्यूमेंट उन्होंने दे दिया और उसके आधार पे उनको अगर नागरिकता मिल चुकी है तो वो फ्रॉड अगर उनका पकड़ा जाता है तो वैसे लोगों की भी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब आते हैं लगातार 7। हाँ, इसमें एक और जो बिंदु है महत्वपूर्ण कि ये कोई पंजीकृत व्यक्ति के लिए है कि पंजीकृत व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण की लेकिन 5 साल के अंदर किसी अन्य देश में उसने अपराध किया हो और उस अपराध के लिए उसको उस देश में 2 साल से अधिक की सज़ा होती हो तो ऐसे व्यक्तियों की भी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये है नागरिकता छीने जाने का प्रावधान। और उसके पहले हमने नागरिकता किस तरीके से दिया जा सकता है उसकी चर्चा हमने की। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आप इसको दोहराएंगे ज़रूर, आपको ज़रूर अच्छे से याद आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो शिक्षा सूत्र के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका पता आपको चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।